Guys, and welcome to today's video in which we are going to discuss our remaining chapter number first of political science, which was the Indian Constitution. So जब तक हमने जितना भी चैप्टर रीड किया है, आई होप कि आपको उतना समझ में आ गया होगा. So now let us read the rest. So now we are going to read about the key features of the Indian Constitution. तो ये रीड करते हुए ना आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये कुछ कंसर्न्स को ध्यान में रख के बनाए गए थे, विच वर डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विथ. कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कल्चर्स, यूनिटी मतलब अलग अलग कल्चर्स चाहे ही हैं बट पूरा देश क्या है, एक है. एंड देन सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन एंड द रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स, जो ऑथर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लिख रहे थे. अभी आपको ट्राई करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये किन वेज़ में बैलेंस करते हैं इन कंसर्न्स को, इन कंडीशंस को, एंड फिर भी ये इंडिया को एक ट्रांसफॉर्म करने में कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर सोसाइटी में. सो आवर फर्स्ट की फीचर इज़ फेडरलिज्म. सो फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. कि सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट होगी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा. बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक दैट इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर. सेंटर मतलब जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, स्टेट लेवल जो सिर्फ एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ठीक है. एंड पंचायती राज जो है वो थर्ड टियर है गवर्नमेंट का. सेकंड टियर कौन सा हो गया, सेकंड टियर कौन सा हो गया था, सेकंड टियर हो गया था ये वाला स्टेट गवर्नमेंट. देन फर्स्ट ईयर था आपका सेंटर गवर्नमेंट. ओके, देन पंचायती राज इज़ द थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक. हमने पंचायती राज के बारे में क्लास 6 बुक में आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा. वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7 बुक के स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है उसके बारे में हमने 7th बुक में पढ़ा था, 7th क्लास की बुक में. एंड हम इस ईयर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है, ठीक है. सो द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मींट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरी वन. कि जो मतलब लोग थे वो क्या चाहते थे, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे इंडिया में, वो क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाना चाहिए. मतलब गवर्नमेंट को अलग अलग मतलब लेवल्स पे डिवाइड किया जाना चाहिए ताकि सिर्फ एक ही बंदा जो बैठा है न्यू दिल्ली के थ्रोन पे वही सिर्फ डिसीजंस ना ले, ठीक है. इंस्टेड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. अभी जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स रहते हैं, एंड हो सकता है कि जो मतलब डिसीजन कोई भी मेकिंग हुआ, अगर वो उसके कल्चर अप्रोप्रिएशन तो चाहिए ना, कि उसके कल्चर से जो भी मतलब स्टेट में उस स्टेट के कल्चर के रिलेशन से डिसीजन लेना चाहिए ताकि वो उस स्टेट के लोगों को अफेक्ट ना करे. इसीलिए उस स्टेट के उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को अफेक्ट ना करे, इसीलिए डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट को अलग अलग क्लासेस में या फिर अलग अलग टीयर्स में. देन वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज autonomy in exercising power on certain issues subjects of national concern require that all of these state follow the roles of the central government. कि अभी देखो जो state concerns है, जो state के मामले वो तो state government ही सुलझाएगी, बट जो national concerns है जो पूरे मतलब country को affect करते हैं वो सारी states की government and central government decision उस पर मिल के लेती है. एंड जो constitution है it also contains a list that details the issues दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी बताता है कि कुछ इश्यूज़ जो हैं वो स्टेट पे सॉल्व करने किए जाने चाहिए, एंड जो कुछ इश्यूज़ है वो मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे सॉल्व किए जाने चाहिए, ठीक है. तो इसीलिए उसमें क्या लिखा गया है कि कौन से इश्यूज़ को कौन से टीयर ऑफ गवर्नमेंट सॉल्व करेगी या फिर उस पर लॉज बनाएगी. एंड इन एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन हमें और क्या बताता है, ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम वर्क दैट इट डज. कि कहाँ पे वो गवर्नमेंट स्टेट जो जिस लेवल पे गवर्नमेंट है उसको पैसे मिलेंगे जो वो काम करती है उसके लिए. एंड इसीलिए फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट्स हैं आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं
मतलब कि फेडरलिज्म के अंडर जो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी आती है। एंड ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि कुछ जो लॉज है वो स्टेट लेवल पे बनाए गए हैं, कुछ लॉज पूरे कंट्री के लेवल पे बनाए गए हैं, इसलिए जो अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल्स के जो रूल्स हैं वो उस एरिया के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। Parliamentary form of government. What is parliamentary form of government? के the different tiers of government that you just read about consist ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। कि जो अभी आपने डिफरेंट टीयर्स के बारे में पढ़ा ना, डिफरेंट टीयर्स कौन कौन से थे, पंचायती राज हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बंदा इलेक्ट किया जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा, देन पंचायती राज के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा। एंड फिर योर क्लास 7 बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन द लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। अभी जबकि क्लास 7 की बुक क्लास 7 की बुक आपको याद है, उसमें क्या था, कुछ मतलब बहुत सारे लोग खड़े थे ना वोटिंग लाइन में, तो उस स्टोरी को रिमेंबर करो, वो स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लोग वोटिंग के लिए खड़े हैं। ठीक है, Constitution of India guarantees यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, अभी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या फैसला लिया गया था कि जो सारे 18+ लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, वो अनपढ़ हों या फिर पढ़े लिखे हों, ठीक है, उनको वोट करने का अधिकार है। एंड व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एंड दैट इज़ वाई it would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. So फिर क्या सोचा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त लिख रहे थे, उन्होंने क्या फील किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मतलब पहले ही बहुत हम लोग भेदभाव झेल चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफरिंग झेल चुके हैं। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स ने क्या देखा कि अभी मतलब सारी चेन्स को ब्रेक किया जाए, ठीक है, जो ये सारी कास्ट हैं, क्लासेस हैं या फिर जेंडर की जो चेन्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको तोड़ दिया जाए। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कि जो भी लोग हैं इंडिया का, उनका एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में, जो रूल करेंगे। ठीक है, ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। के अब देखो, जो भी मंत्री बनेगा, ठीक है, या फिर जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है, उसके कास्ट का कोई चक्कर नहीं होता, उसके जेंडर का कोई चक्कर नहीं होता, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी अपना ओपिनियन पेश कर सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू people. You will read more about the representation is crucial to democratic functioning in unit 2 of this book. Okay, अभी हम यूनिट 1 पे है ना, तो इसका जब बुक का यूनिट 2 आएगा तो उसमें आप लोग मतलब पढ़ोगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है, कि जो लोग हम लोग इलेक्ट करते हैं वो क्यों क्रूशल है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड की फीचर विच इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा चलो हम पहले 2 की फीचर्स रिकॉल करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी जेंडर नॉर्म्स नहीं होते, कोई भी कास्ट नॉर्म्स नहीं होते। देन द फर्स्ट वन वाज फेडरलिज्म, के गवर्नमेंट को अलग अलग टीयर्स में डिवाइड किया गया है। सो हमारा थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स, के पावर्स जो है वो कैसे सेपरेट की जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। के टोटल 3 ऑर्गन्स या फिर 3 पार्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर मतलब जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम वोट देके इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हो गया लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होगा, देखो लेजिस्लेटर सबसे ऊपर का हो गया कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम इलेक्ट करते हैं। फिर जो एग्जीक्यूटिव है, अभी देखो जब भी कोई भी एक लॉ बन गया, ठीक है, वो रूल्स कौन बनाता है, इट इज़ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, वो रूल्स बनाता है एंड उनको इम्प्लीमेंट करता है।
अभी जुडिशरी, जिसके बारे में आप और यूनिट 3 में पढ़ोगे इस बुक में. सो रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री. कोर्ट्स तो आपको पता ही है ना, कोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे इंसाफ होता है, तो वो कोर्ट्स को रेफर करता है जो हमारी कंट्री में है. एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, कि ताकि कोई भी इन 3 ऑर्गन्स में से अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया है. दो दिस each organ acts as a check on the other organs of the government and this ensures the balance of power between all three. कि ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए एक तरह से इनका एक दूसरे के ऊपर चेक बना रहता है कि कोई अपनी पावर को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कोई अपनी पावर को मतलब सही से इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं. ओके, so here is a picture which refers to the members of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility to legislate. Constituent Assembly जो ग्रुप होती है पीपल की, ठीक है, Constitution, obviously you remember it. Executive might become too strong and ignore its एग्जीक्यूटिव क्या था, जो लॉज बनाता था एंड इम्प्लीमेंट करता था. तो यहाँ पे मतलब वो डरे हुए बैठे हुए हैं, मतलब वो एक मीटिंग कर रहे हैं कि कहीं जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर ना चला जाए एंड अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे. द असेंबली देयरफॉर इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट टू कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज अ होल. तो इन्होंने मतलब कुछ रूल्स बनाए जिससे कुछ लिमिटेशंस रखी, कोई कुछ प्रोहिबिशंस रखे, जिससे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके. ओके, फोर्थ इज़ फंडामेंटल राइट्स. तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. द वर्ड स्टेट इज़ ऑफन यूज इन दिस चैप्टर, कि आपको मतलब बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि स्टेट जो वर्ड है बहुत बार मतलब यूज़ हो रहा है इस चैप्टर में. दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट, कि ये जो वर्ड स्टेट है ये स्टेट गवर्नमेंट पे रेफर नहीं करता है. रैदर वी से स्टेट, वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट. Government is responsible for एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज. द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस, के जो गवर्नमेंट है इलेक्शन से चेंज हो सकती है ना. एंड गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज. गवर्नमेंट का टीयर कौन सा था जो इन्फोर्स करता था लॉज को, एग्जीक्यूटिव था. एंड द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस. द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स सॉर्विजन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी. डेफिनेट टेरिटरी मतलब कि जो एक डेफिनेट मतलब एक ही टेरिटरी को ओन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉविजन ऑफ पीपल विच ओन अ डेफिनेट टेरिटरी. वी कैन थस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा. द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट, कि जो गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का. एंड द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजली विद इट. के जो गवर्नमेंट एंड स्टेट है दोनों का बहुत सारा डिफरेंस है एंड दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं हो सकते. समझ आया इतना? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी कंसाइंस का क्या मतलब है कि अगर कोई भी मतलब अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं या फिर हम उसके खिलाफ मतलब कैसे प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं. ठीक है, कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फैक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of the state power in इंडिपेंडेंट इंडिया. कि जो कॉलोनियल रूल था मतलब जो ब्रिटिश रूल था मतलब उसने एक फियर सा क्रिएट कर दिया था लोगों में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कि कोई मतलब अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेगा, इसलिए उन्होंने ये फंडामेंटल रूल्स बनाए. फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. मतलब कि फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं आर्बिट्री या फिर एक्सरसाइज जो पावर जो स्टेट होल्ड करती है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन थस गारंटीज द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स. के जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं जो पावर है स्टेट की कि हम उससे कैसे मतलब ओवरकम कर सकते हैं. जैसे अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो हम उसका कैसे विरोध वगैरह कर सकते हैं. ठीक है, ये सब फंडामेंटल राइट्स में है. अभी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पूरे दिए हुए हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आता है, हम इसको एक बार देख लेते हैं. राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब जो सारे लोग हैं वो इक्वल हैं.
लॉ में यही लिखा गया कि जो सारे लोग हैं इक्वल हैं। इसका मतलब है कि सारे जो लोग हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वली वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, जो रूल्स है कंट्री के। तो वो ये भी स्टेट करता है, वो ये भी बताता है कि कोई भी सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स, के लिंग, कास्ट या फिर अपने धर्म के नाम पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस यूज़ कर सकता है, जैसे प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एक्सेट्रा। एंड जो स्टेट है वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर जॉब किसी को लेनी है तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन द बुक्स। एक्सेप्शंस मतलब इन लॉज के बजाय भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड मतलब टोटली इलीगल कर दी गई है द प्रोटेक्शन मतलब द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो द सेकेंड वन इज़ राइट टू फ्रीडम। लेकिन फंडामेंटल राइट्स इज़ राइट टू फ्रीडम, के फ्रीडम की तरफ हमारा मतलब क्या राइट बनता है। सो दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, के हम कुछ भी मतलब बोलना चाहें किसी भी लॉ के खिलाफ या फिर लॉ के हित में, हम लोग खुला होकर बोल सकते हैं। एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, के हमें मतलब पूरी फ्रीडम है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, कोई भी बिजनेस ले सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं। सो द थर्ड लॉ इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो व्हाट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रियली meaning? So the constitution prohibits human trafficking, forced labor and employment of children under 14 years of age. Right to exploitation मतलब you can say कि जो लेबर वगैरह है, ठीक है, वो फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि फोर्स लेबर मतलब किसी को फोर्स किया जाए काम करने के लिए जबकि वो काम नहीं करना चाहता। सो दिस इज़ योर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, कि आप उसका विरोध कर सकते हो। देन जो चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 14 उनको मतलब काम करने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज इट इज़ योर चिल्ड्रन एज एंड इट विल बी कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर विच इज़ इलीगल। सो द फोर्थ वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इस राइट का क्या मतलब है कि रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, की जो रिलीजियस फ्रीडम है मतलब वो सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा सकती है। एंड जो हर कोई पर्सन है उसके पास ये राइट है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कि वो कोई भी रिलीजन ले सकते हैं एंड उसको मतलब प्रैक्टिसेस जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो अंडरकम कर सकते हैं। देन द फिफ्थ लॉ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक और क्या हमें मतलब फंडामेंटल राइट देता है, दैट मिनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, कि कोई भी अपना मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता है टू प्रिजर्व और डेवलप देयर ओन culture. Then the sixth one is right to constitutional remedies. What is that? This allows all citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Constitutional remedies मतलब कोई भी मतलब केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स के, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स की मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रही जा रही है या फिर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में केस कर सकते हैं या फिर वो कोर्ट में जाके कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। So these were our fundamental rights. So now we are reading this, that moreover the various minority communities also expressed that the need for constitution to include rights that would protect their groups, कि और क्या डिमांड किया, जो मिनॉरिटीज़ थे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उन्होंने ये डिमांड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपनी मतलब मिनॉरिटी के जो भी राइट्स वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। देन द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ अगेंस्ट मेजॉरिटीज़, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मिनॉरिटीज़। एंड एज you have read about Dr. B.R. Ambedkar, he said that these fundamental rights, their object is twofold का क्या मतलब है, that the first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, कि पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हर कोई सिटीज़न जो है वो एक पोजीशन में होना चाहिए जिसमें वो इन राइट्स का मतलब फ़ायदा उठा सके टू क्लेम दीज राइट्स। एंड सेकेंडली कि दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी मतलब ये जो राइट्स हैं ये किसी भी अथॉरिटी के पास मतलब किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यूज़ किए जा सकते हैं दैट हैज़ गॉट पावर टू मेक
laws. And in addition to fundamental rights, the constitution also has a section called directive principles of state policy, कि fundamental right के अलावा एक और जो है section है constitution में which is directive principle of state policy. So this section was designed by the members of constituent assembly to ensure greater social and economical reforms, कि greater social and economical reforms को मतलब इंश्योर करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया था विच वॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडिया एंड स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हैव प्रोड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस. इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स का क्या मतलब है कि जो इंडिया में पॉवर्टी है, ठीक है, या फिर जो टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हैव प्रोड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस, की जो भी मतलब ज़्यादातर मासेस का मतलब क्या है कि जो ज़्यादातर हमारी मतलब कंट्री में जो भी गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको गरीबी को ख़त्म किया जा सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, सो let us study the next one. Fifth is secularism. What is the meaning of secularism? That a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion. Secularism का मतलब है कि एक कोई भी state है, ठीक है, तो वो प्रमोट नहीं करेगी. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो स्टेट है, ठीक है, वो किसी एक स्टेट का रिलीजन ही बोला चाहे. जैसे पंजाब है, ठीक है, आप उसको नहीं बोल सकते कि उसमें सारे सिख रहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट प्रमोट्स एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, एज द मेन स्टेट रिलीजन. दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म एंड वी विल रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर इन द next chapter. So you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. कि जो एक कंट्री की हिस्ट्री है कि कैसे दौर से एक कंट्री गुजरी है, वो भी डिटरमाइन करती है कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशल रोल. यू ऑल नो दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है इन लेइंग आउट द आइडियल्स, या फिर जो भी सोच है कि कैसे सिटीजन्स मतलब एस्पायर करते हैं कि वो कैसे कंट्री में रहना चाहते हैं, एंड इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस. एंड फुटबॉल की गेम की तरह ही अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल चेंज होगा तो वो पूरी गेम को अफेक्ट करेगा, पूरी कंट्री को अफेक्ट करेगा. एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू. अमेंडेड मतलब इसमें मतलब चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं टू रिफ्लेक्ट द न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी, के नए नए इश्यूज़ को सुलझाने के लिए नए नए रूल्स बनते रहते हैं फॉर द कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी. एंड ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आया कॉन्स्टिट्यूशन में, सो इट मीन्स द चेंज इन फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री टू, के फंडामेंटल नेचर है जो कंट्री का उसमें भी चेंज आएगा. एंड वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट हैज़ रिसेंटली बिकम अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. हमने ये देखा था कि पूरा फंडामेंटल नेचर ही चेंज हो गया था सोसाइटी का जब वो मतलब नेपाल मोनार्की से किस में शिफ्ट हुआ था, डेमोक्रेटिक कंट्री में शिफ्ट हुआ था. उनका मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बना था. देन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ दैट आर ऑफनली नॉट ईजी टू ग्रास्प, कि मतलब ऐसे भी कई आइडियाज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब इतने ज़्यादा ईजी नहीं है लेने में. डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट. इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस यू विल रीड मोर अबाउट दिस डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंड मोर सब्स्टिवली व्हाट दे मीन. कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो अभी मतलब समझने लायक नहीं हैं, तो इसलिए बाकी के जो टॉपिक्स हैं मतलब आने वाली बुक्स में हम लोग रीड कर लेंगे अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर and I'll meet you in the next video. Bye bye.